Now we are starting with one of the important chapter in Indian polity, that is emergency provision. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इमरजेंसी इंडिया में कब कब लगा है। सो इन इंडिया अभी तक टोटल थ्री टाइम्स इमरजेंसी इम्पोज हुआ है। देख सकते हैं कब कब 1962 में हुआ है सबसे पहले, इंडिया का चाइना वॉर होता है, और 1971 में ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर, एंड 75 ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। दीज आर द नेशनल इमरजेंसी। तो हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे किस आर्टिकल में आता है, कब होता है, कैसे पास होता है, इस चीजों को समझेंगे। Now, the emergency in 1975 was the only one declared on the grounds of internal disturbance and is the most controversial. तो इस देखते हैं, द थर्ड एंड फाइनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड ऑन ये 25 जून 1975। क्या है आपका 25 जून 1975 by Prime Minister Indira Gandhi, citing internal disturbances. The emergency was in effect until 1977. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से इमरजेंसी प्रोविजन और ये जो हम लोग को डिटेल्स में समझना है। ना अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो कितने बार इम्पोज हुआ है, किस स्टेट में कितने बार हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे ज्यादा मणिपुर में, फिर आपको यूपी है, फिर बिहार है एंड पंजाब है। तो बिहार में अलोन 8 टाइम्स इमरजेंसी इम्पोज हुआ है, 1968, 69, 72, 77, 1980, 1985, 1999 और 2005। टोटल 8 टाइम्स। मणिपुर में आप देख सकते हैं 10 टाइम्स। ठीक है, कुकू और मेती जो कम्युनिटी है हमेशा वहाँ कॉन्फ्लिक्ट के लिए ये न्यूज में रहता ही है, तो दैट्स वाई इट्स अ वेरी कॉन्फ्लिक्ट एरिया। तो ये हो गया मणिपुर सबसे ज्यादा 10 टाइम्स। तो यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कितना है 9 टाइम्स, एंड आपका पंजाब में भी है 8 टाइम्स। तो ये रहा। वेस्ट बंगाल में कम है, हालांकि ये ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है लेकिन इतना है नहीं। वेस्ट बंगाल हो गया, दिल्ली में एक बार लगा है, पुडुचेरी में 6, पुडुचेरी 6 एंड जम्मू एंड कश्मीर 1 2019 का जो लगा। और नाउ अब हम लोग देखते हैं कुछ आर्टिकल जो इनसे रिलेटेड है, अ, हमारा इमरजेंसी प्रोविजन है, वो है आपका आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, 353 है इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका 356 और 360, और ये दोनों सस्पेंड होता है। तो ये 358 और 359, तो अब सबको समझते हैं। यहाँ देखिए 354 में एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज व्हाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन ऑपरेशन, ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। और इसी की वजह से ये आर्टिकल 356 आता है, प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन दी स्टेट्स। नाउ 57 में एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अंडर प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर आर्टिकल 356, एंड 358 और 359 क्या है, सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो आपका इमरजेंसी टाइम में आर्टिकल 19 नहीं रहता आपके साथ। सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कंसर्न बाय पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो पार्ट 3 में क्या है आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है। तो वो सब जो सस्पेंशन होता है इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कंफर्ड बाय पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि उसको भी किया जा सकता है। 359 ए है, ये रिपील्ड हो चुका है, एप्लीकेशन टू दिस पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब, ये रिपील्ड हो चुका है। नाउ 360 प्रोविजन टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब हम लोग एक एक करके सारे इमरजेंसी को देखेंगे, क्या होता है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट क्या होता, प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है, कब लागू होता है। सबसे पहले यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी से। आर्टिकल 360 क्या है, आर्टिकल 360 आपका होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि देश में आपको फाइनेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वित्त वित्त से रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल कुछ होता है, तो फाइनेंस रिलेटेड, तो ये आपका आएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी में। ठीक है, आर्टिकल 360 द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो कौन करता है, प्रेसिडेंट, सबसे पहला पॉइंट प्रेसिडेंट। नाउ if he satisfied that situation has arisen due to which the financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened। अब देखते हैं द 38 अमेंडमेंट। यहाँ देखिए 38, यहाँ कीवर्ड्स में लिखते जा रहा हूँ, प्रेसिडेंट, इम्पोज, 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 क्या है, मेड द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनल एंड कंक्लूसिव एंड नॉट क्वेश्चनेबल इन एनी कोर्ट और एनी ग्राउंड, यानी कि ये नॉट क्वेश्चनेबल टू जुडिशियरी। ठीक है, अब है in any court of the, but this provision was subsequently deleted by 44th Amendment Act of 1978, implying that the satisfaction of president is not beyond judicial review। तो ये आपका लेटर कब होता है, 44th जुडिशियल रिव्यू, यानी कि आपका जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये आपका है इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू।
नाउ पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन देखेंगे कब से लगा रहेगा। नाउ प्रोक्लेमेशन ऑफ डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि आपको लोकसभा राज्यसभा दोनों का चाहिए मंजूरी। पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू, यानी कि जिस समय प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं उसके 2 months के अंदर इसको करना है। हाउएवर इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ financial emergency is issued at a time when the Lok Sabha has been dissolved or the dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 2 months without approving the proclamation survives until 30 days from the first sitting of Lok Sabha after its reconstitution, यानी कि जब लोक सभा कॉन्स्टिट्यूट होगा उसके विद इन 13 डेज विद इन, ठीक है, लोकसभा में 13 डेज का टाइम है, आपको 30 डेज का टाइम है, उसके अंदर उसको फिर से पास करना है। फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड राज्यसभा है इन द मीन टाइम अप्रूव्ड इट वंस अप्रूव्ड by both the houses of parliament, the financial emergency continues indefinitely till it is revoked। तो कितने दिन के लिए है? Indefinitely। This implies two things: there is no maximum period prescribed for its operation, so there is no upper limit। Repeated parliamentary approval is not required for its continuation, यानी कि जैसे नेशनल इमरजेंसी में होता है तो रिपीटेड बार बार पास नहीं करना है, इट्स अ कंटिन्यू, एक बार लग गया तो लग गया। इस चीज को समझिए यहाँ पे कि is issued at a time when the Lok Sabha has been dissolved or dissolution of the Lok Sabha takes place during the period of 2 months without approving the proclamation, then the proclamation survives until 30 days from the first sitting of Lok Sabha, यानी कि अगर 2 महीना पार कर चुका है तो अगर लोकसभा नहीं बैठा हुआ है तो आपको 30 डेज के ये होता है, ठीक है, तो ये क्रॉस करने के बाद है ये। A resolution approving the proclamation of financial emergency can be passed by either house of parliament, ठीक है, तो रिजोल्यूशन कहाँ ओरिजिनेट होगा? अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी पास्ड बाय ईदर हाउस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा किसी में ओरिजिनेट हो सकता है, ओरिजिन ईदर पार्लियामेंट ओनली बाय सिंपल मेजोरिटी कैन बी पास्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली बाय, तो यहाँ देखिए मेजोरिटी कौन सा है? सिंपल मेजोरिटी हो गया, that is the majority of the members of that house present and voting। A proclamation of financial emergency may be revoked by president at any time by subsequent proclamation, such a proclamation does not require parliamentary approval। तो यानी कि पार्लियामेंट्री विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल के ही ये प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। नाउ इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या क्या होगा उस चीज को देखते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल इमरजेंसी में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर एक्सटेंड टू गिविंग a direction to any state to observe such canons of financial property as may be specified in direction b, such other direction to any state as president may deem necessary adequate for the purpose। Any such direction may include provision requiring the reduction of the salaries allowances of all or any class of persons surviving in the state, b, the reservation of all money bill or other financial bill or the consideration of the president after they are passed by legislature। A president may issue direction for the reduction of salaries allowances all any class of persons serve। Now the union and the judges of the supreme court and high court, तो सब पे अप्लाई होगा। अब है 10 during the operation of financial emergency the center acquires full control over the state in financial matter। H.N. Khunjru, a member of Constituent Assembly, stated that the financial emergency provision pose a serious threat to the financial autonomy of the state। Explaining the reason for their inclusion in the Constitution, Dr. B.R. Ambedkar observed in the Constituent Assembly that the article more or less follows the pattern of what is called the National Recovery Act of United States passed in 1933, okay, which gave the president power to make similar provision in order to remove the difficulties both economical and financial that had overtaken the American people as a result of the Great Depression। So no financial emergency has been declared in India so far, though there was a financial crisis in 1991। There was a 1991 crisis जहाँ पे बैंक हमारे इंडियन बैंक गोल्ड देकर कुछ पैसा कर्ज लिए थे IMF और वर्ल्ड बैंक से, जिसका रिपरकशन ये हुआ कि हमें LPG पॉलिसी अपनाना पड़ा। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो चुका है, अब हम लोग आएंगे नेशनल इमरजेंसी पे।